वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर हो जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। इसमें अपन फिजिक्स के ऑथेंटिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 60 के आसपास आपके वीडियोस है प्लेलिस्ट में फिजिक्स के। उन सभी वीडियोस को आपको कवर करना है क्योंकि उन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको छपे हुए दिखाई देंगे। तो चलिए आज के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। आवेश 13 का है E और मास 13 का है M का एक कण एक चुंबकीय क्षेत्र में v वेग के साथ चलता है। जो कण की गति के लिए लंबवत लागू है क्षेत्र में इसके पथ की जो त्रिज्या दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है। तो आपको बताना है कि जो इनमें संबंध होगा वो क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। सर्कुलर मोशन होता है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सर्कुलर मोशन होता है। इधर क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चलता है। क्या चलता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चलता है। अंदर की तरफ सेंटर में क्या लगता है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसका मान होता है Fc=mv² और एक बल और लगता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो क्या लगता है, आपका चुंबकीय बल लगता है जिसकी वैल्यू होती है QVB sin थीटा। यदि अपन थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो QVB आ जाती है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दीजिए। दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। आपका सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चुंबकीय बल के इक्वल होता है। इधर क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, को आप बोल सकते हो या फिर QV भी बोल सकते हो। अब आपसे एक v से एक v को क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। स्मॉल r की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी mv/QB आ जाएगी। क्या आ जाएगी, mv/QB। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले इसे देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है उसके बारे में बात करते हैं। स्मॉल r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, mv/ में क्या आ गई, QB आ गई। अब बोला गया कि आवेश को क्या मानना है, E मानना है। तो Q को किसके इक्वल मान सकता हूँ, E के इक्वल मान सकता हूँ। तो आंसर क्या आएगा, mv/EB आ जाएगा। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। mv/BE क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, mv/BE जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा BE/MV रोंग हो जाएगा, EV/BM रोंग हो जाएगा, BV/EM रोंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। एमीटर जो होता है वो परिपथ के साथ किस में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका होता है वोल्ट मीटर और एक क्या होता है आपका एमीटर। वोल्ट मीटर जो होता है उससे जोड़ा जाता है हमेशा समांतर क्रम में। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और जो एमीटर होता है इसे हमेशा जोड़ा जाता है सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले स्प्रिंग के कारण जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1/2 kx² होती है। ये x क्या होता है और ये k क्या होता है, ये u क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। इनकी वैल्यूज़ आपको दी हुई होती है। फिर बोला जाता है कि जो स्प्रिंग की जो संचित ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T=2π√m/k होता है। यदि k इक्विवेलेंट मानते हैं किसके लिए, अब यहाँ से जो k इक्वल होता है वो किस किसके होता है मैं बता देता हूँ। k इक्विवेलेंट होता है एक तो आपके किसके, k1 + k2 के इक्वल होता है। और एक k इक्विवेलेंट किसके होता है, k1 × k2/k1 + k2 होता है। यानी सीरीज और इसका पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसको निकाल के जो फॉर्मूला होता है T=2π√m/k, इस k की जगह आपको पुटअप करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्युत तापक यानी आपको दिया हुआ है जिसका टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ होता है उन्हें नोट कीजिए। आपको वर्क कितना दे रखा है, 200 जूल दे रखा है। कितना दे रखा है, 200 जूल दे रखा है। विद्युत तापक का जो रेजिस्टेंस होगा वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसकी जो धारा दे रखी है, करंट की वैल्यू वो क्या दे रखी है, I की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको एक वर्क का फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी आपसे यदि वर्क बोला जाता है, यदि आपको विभव और आपके आवेश यानी वोल्टेज और Q के बीच में वर्क बोला जाता है तो V = क्या होता है, W/Q होता है। एक फॉर्मूला ये होता है।
लेकिन कभी भी आपसे बोला जाए कि रजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, करंट की वैल्यू आपको दी हुई है, फिर आपको बताना कि जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए वर्क को एच से शो किया जाता है। जो एच होता है वो क्या होता है, तापक द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। इसे लगा लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू क्या, सॉरी एच की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 200 जूल दे रखी है। तो एच की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 200 जूल। अब अपने को निकालना है आर की वैल्यू क्या होगी, तो 200 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई आर अपने को बताना है, टी की वैल्यू दे रखी है 2। इनको सोल्व करेंगे तो 8, 8 का नीचे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आर की आएगी। इसको सोल्व करते हैं तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल कम होता है, संपर्क क्षेत्र कम होने से दबाव कम होता है, या फिर संपर्क क्षेत्र कम होने से दबाव बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में ए होता है। कभी भी आप यदि एरिया को क्या करते हो, कम करते हो, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो क्या होती है, तेज धार वाली जो धातु की पिन होती है वो आगे से क्या होती है, नुकीली होती है, जिसके कारण नुकीली होती है तो इसके कारण जो एरिया होता है वो क्या होता है, काफ़ी मिनिमम होता है। मिनिमम एरिया होने के कारण जो इसका प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अधिक हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो प्रेशर अधिक होगा तो वो आसानी से क्या कर देती है, उस लकड़ी के बोर्ड पे छेद काट देती है। तो ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है, छेद निकाल देती है। क्या कर देती है, छेद निकाल देती है, सॉरी क्या कर देती है, छेद निकाल देती है। क्यों, मैंने आपको बता दिया। एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्या होता है, संबंध होता है। तो संपर्क क्षेत्र कम होने से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी चालक विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं, यह किसको दर्शाता है? सबसे पहले यह बताना है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रवाह के प्रदीपन प्रभाव, या फिर विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव। तो इनमें से बताएं कि कोई चालक विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, करंट को प्रवाहित किया जाता है, फ्लो किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर गैस क्या हो जाती है, बुलबुलों के रूप में बनने लग जाती है। क्या कर जाती है, बुलबुलों के रूप में। तो यह जो होता है वो किसके कारण होता है? सबसे पहले वो गैस कौन सी होती है ये बताना है। जैसे आपके डायग्राम था, थोड़ा आपके 12th क्लास में डायग्राम था, प्लेटिनम की यहाँ पे पट्टी लगा देते हैं, उसमें हीलियम गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो कुछ जो गैस बच जाती है वो वहाँ पे उसके आसपास बुलबुलों के रूप में क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, और कुछ गैस क्या हो जाती है, इसके कारण अवशोषित हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके 12th में भी था। तो यहाँ से बताना कि ये किसको दर्शाता है, तो मैं बता देता हूँ। प्लेटिनम ऐसी धातुएं काम में ली जाती थी, तो ये किस में काम में आता है, केमिकल चीज़ों में काम में आता है। तो विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव को। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट है? परनोद एक सतह पर सामान्य रूप से कार्य करने वाला बल होता है, दाब क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखिए, जैसे जैसे परनोद बढ़ता है दाब क्या होता है, कम होता है। दाब आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में ए। सबसे पहले जो दाब होता है वो आपके जो एरिया होता है इसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती नहीं होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स यानी बल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, समानुपाती होता है। अगला देखिए, परनोद बढ़ता है तो इसका जो दाब होगा वो कम नहीं होता है। परनोद बढ़ने पे जो दाब होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जो परनोद होता है वो किसके इक्वल होता है, बल के इक्वल होता है। यानी बल बढ़ता है तो परनोद भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जो प्रेशर होता है वो किसके, फोर्स के क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शनली होता है, समानुपाती होता है। यदि फोर्स को अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्स को यदि अपन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो जो अपना प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, परनोद जो होता है वो परनोद जो बल होता है एक प्रकार का, इसकी जो डायमेंशन होती है वो फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होती है, m1 L1 T-2 होती है। डायमेंशन को हिंदी में आयाम भी बोला जाता है, ये भी आपको नोट करना है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है? वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, तड़ित लाइटनिंग, या फिर आपके ज्वार भाटा का निर्माण, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। तो इनमें से बताना है कि किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है इसके अनुसार पृथ्वी से बांधता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। ज्वार भाटा के निर्माण की भी की जा सकती है और ग्रहों की गति की भी की जा सकती है, लेकिन जो तड़ित होता है, लाइटिंग होता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, कोलोरीमीटर। तो इनमें से आपको बताना है कि ऊष्माधारिता का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किसका किया जाता है? कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखना है कि हीट को किससे मेजरमेंट किया जाता है? कैलोरीमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। हाइग्रोमीटर के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया। मैनोमीटर के बारे में मैं बता देता हूँ, ये एक प्रकार का क्या होता है? दबाव मापन यंत्र होता है, यानी दाब का मापन करता है, इतना याद रखना है, दबाव मापक यंत्र होता है। और जो कोलोरीमीटर होता है वो किससे, लैम्डा जो होती है वेवलेंथ, यानी जो तरंग दैर्घ्य होता है, इसके अवशोषण के बारे में ऐसे बताता है। इतना याद रखना है कि ये किससे संबंधित होता है? तरंग दैर्घ्य से संबंधित होता है। वेवलेंथ से संबंधित कौन होता है? कोलोरीमीटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ए व बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक आपका क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव। तो इनमें से बताना है कि कौन सी प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, किसी सामान्य नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इस फॉर्मूले से इस बार चांसेस है कि आपके एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और एक इस फॉर्मूले से चांसेस है ये भी क्या हो जाता है? न्यूमेरिकल, सॉरी, आपके 1/f कोष्टक ओ म्यू माइनस 1 कोष्टक ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला जो फॉर्मूला होता है इससे भी पूछा जा सकता है। और एक फॉर्मूला और आपका 1/f किसका? लेंस क्षमता का। तो इन तीनों फॉर्मूले से एक ना एक डेफिनेट आपके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। एक आपका और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है यदि आपका एक तो होता है वॉल्यूम सेम और एक आपका क्या होता है? मास सेम होता है। मुझे थोड़ा क्लियर याद नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। इन केस में आपका एक रो मिक्स आता है, रो मिक्स आता है। क्या आता है? रो मिक्स। एक तो होता है ρ1 प्लस ρ2/2, इससे आपके न्यूमेरिकल पूछा गया था। और एक और होता है 2ρ1 ρ2/ρ1 प्लस ρ2, कुछ ऐसे होता है। तो इनको भी आपको देखना है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल इनसे पूछा जाएगा। मिक्स घनत्व का तो आपको इतना याद रखना है, रो क्या होता है? घनत्व होता है। वी सेम के लिए क्या आता है? यदि एम सेम हो तो क्या आता है? एम क्या होता है? मास होता है। वी क्या होता है? आपका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार की कैसी राशि होती है? आयाम रहित यानी डायमेंशन लेस होती है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, या फिर नन ऑफ दिस। इनमें से आपको बताना है। ये छोटा सा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, HW के लिए मैं आपको दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखिए, पानी का वह, आपको रिक्त स्थान दे रखा है, पानी का वह जो पानी की सतह फिल्म के मौजूद होती है, जो निहित मात्रा को एक न्यूनतम सतह वाले रूप में अनुबंधित करने के लिए संभव होता है, उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देख लेना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, केशिका वर्दी, केशिका तनाव, केशिका समता, या फिर आगे क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय तनाव। तो इनमें से बताइए कि उसे क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी इसके पूछे जाने के काफ़ी इंपॉर्टेंट चांसेस है। तो इसको क्या करना है? आपको नोट करना है। तो इसे क्या कहा जाता है? पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठीय तनाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा अपन डिटेल से बात करेंगे। यदि ए एक द्रव की छोटी बूंद पर पृष्ठ तनाव है और बी एक खोखले गोले पर पृष्ठ तनाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ए और बी के बीच में जो संबंध है इसको सही दर्शाता है? सबसे पहले ये क्या है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाने के क्या होते हैं? चांसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
आपने देखा होगा कि जो प्रेशर होता है, सॉरी आपका क्या होता है, जो दबाव होता है, इसका फॉर्मूला एक आपके होता है क्या, 4 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी होता है। ये किसके लिए होता है, एक बूंद के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक छोटी बूंद के लिए। और एक बुलबुले के लिए यदि बात करते हैं, फिर खोखले गोले के लिए, तो उसका जो दबाव होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके पास होता है 8 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी। ये क्या होता है, छोटी पानी की बूंद के लिए, किसके लिए, छोटी बूंद के लिए। और ये आप बोल सकते हो बुलबुला, चाहे साबुन का बुलबुला हो या फिर किसी का भी बुलबुला हो। तो पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में डी, पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी। तो इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ये कहाँ से आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपका बूंद होती है, पानी की बूंद या फिर बुलबुला होते हैं, इनमें दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है इनिशियल पार्ट और एक आपका क्या होता है, फाइनल पार्ट। तो इनिशियल को पी आई से नोट कर लेता हूँ और फाइनल को ओ से नोट कर लेता हूँ। तो पी आई माइनस का पी ओ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 4t अपॉन में स्मॉल आर के। अब जो 4f जो होता है वो एक तो होता है आपके अपवर्ड, क्या होता है, अपवर्ड होता है। और एक आपके पास क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो अपवर्ड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है पी आई माइनस के पी नोट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और जो डाउनवर्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है टू टी कोष्टक ऑफ पाई आर। इनका क्या करेंगे, यदि अपन रेशियो निकालेंगे तो अपने पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पी आई माइनस का पी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4t अपॉन में आर, नहीं 4t अपॉन में आर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4t अपॉन में आर। ये क्या होता है, बुलबुले के लिए क्या होता है, दाब आधिक्य होता है बुलबुले के लिए। और इसका आधा कर दोगे तो बूंद के लिए आ जाएगा कितना, 2t अपॉन में आर। तो इसी तरह से जो p इज इक्वल टू 8 सिग्मा होता है वो बनता है। तो सबसे पहले बूंद के लिए बोला गया था, तो मैंने आपको बता दिया कि बूंद के लिए क्या होता है, बूंद के लिए आपके पास होता है 4 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी। और किसके लिए, बूंदे या फिर बुलबुले के लिए कितना होता है, 8 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी। तो ये किसके लिए है, बुलबुले के लिए। तो बुलबुले का प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में बी, और आपको बूंद का दिया हुआ है ए। तो पी को ए मान लेता हूँ, इधर पी को बी मान लेता हूँ। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको निकालनी है सिग्मा की वैल्यू। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, ए, सॉरी आपके पास क्या हो जाएगी, इधर से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लो। सॉरी यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, मिस्टेक दी हुई है थोड़ी, मैं बता देता हूँ कैसे, मैंने आपको अब रोंग बता दिया कैसे। सबसे पहले आपको बूंद का दिया हुआ है प्रेशर, क्या दिया हुआ है, 4 सिग्मा अपॉन में स्मॉल टी। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में आपको सिग्मा बोला गया है कि ए के इक्वल मानना है और सिग्मा बी के इक्वल मानना है। क्योंकि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, तरल का पृष्ठीय तनाव होता है, इतना ही आपको याद रखना है। तो इधर सिग्मा की वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 4a अपॉन में स्मॉल डी हो जाएगा। ए की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, पी डी अपॉन में 4 आ जाएगी। इसी तरह से आपको क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू आपको निकाल लेना है 8 सिग्मा अपॉन में डी से, सिग्मा की जगह बी पुट कर लेना है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, पी डी अपॉन में क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब क्या कर लेना है, अपने पास दोनों के क्या गए हैं, प्रेशर आ गए हैं, क्या गए हैं, दोनों के प्रेशर आ गए हैं। इनको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ए का जो आया वो अपने पास क्या आया है, यानी ए यानी जो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है वो अपने पास आई पी डी अपॉन में 4। और बी की वैल्यू अपने पास क्या आई, पी डी अपॉन में 8 आई। तो इनमें क्या संबंध दे रखा है, इनमें ए इज इक्वल टू 2b का संबंध दे रखा है। क्योंकि ये ए दे रखा है और ये क्या दे रखा है, आपका 2b दे रखा है। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दोगे या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 2b का संबंध दे रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में आपके ऊपर दे रखा है 10 मिलीमीटर व्यास, क्या दे रखा है, 10 मिलीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले के अंदर जो दबाव दे रखा है वो कितना दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 0.04 न्यूटन अपॉन में मीटर दे रखी है। इतना आपको याद करना है। अब इससे अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 0.04 मीटर तो आपको दिया हुआ है, न्यूटन अपॉन में मीटर सिग्मा की वैल्यू। अब अपन जानते हैं कि दाब आधिक्य का फॉर्मूला क्या होता है, डेल पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन में क्या होता है, आर होता है। अब यहाँ से 4 मल्टीप्लाई सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.04, आर की वैल्यू दे रखी है 0.05। कैसे आया मैं बता देता हूँ। 10 मिलीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻²। इसे लिख सकता हूँ 1/100। अब ये क्या दे रखा है, आपका व्यास दे रखा है। व्यास को रेडियस में चेंज करोगे तो क्या करोगे, हाफ करोगे तो 1/200 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हो तो 1/200 को तो 0.05 आपके पास क्या आ जाती है, मीटर आ जाता है, क्या आपके पास रेडियस, जिसे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है।
अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 पास्कल आएगा। आपको सोल्व करना है, इतना टाइम नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, 80 मिलीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले में पृष्ठीय तनाव ज्ञात करके बताना है, जिसका आंतरिक दबाव बाहरी दबाव के से आपको क्या दिया हुआ है, 3 न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शंस पे चलते हैं, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो बूंद होती है इसके लिए दाब होता है 4 सिग्मा अपॉन में क्या होता है, स्मॉल टी। और जो बूंदा होता है इसके लिए क्या होता है, 8 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी होता है। ये किसका होता है, बूंद का, जिसे में यहाँ पे स्मॉल इतना सा बूंद होता है, और ये होता है बुलबुला, बुलबुला इतना मोटा होता है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसका आंतरिक दबाव, साबुन के बुलबुले के बारे में बात की है। तो साबुन के बुलबुले के लिए जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, डेल पी बोल दो, 8 सिग्मा अपॉन में स्मॉल डी होता है। अब यहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा की वैल्यू बतानी है, पृष्ठीय तनाव। मैंने बताया सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय तनाव होता है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल पी मल्टीप्लाई स्मॉल डी अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल पी की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में आपको डेल पी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई व्यास आपको दिया हुआ है 80 मिलीमीटर। इसे आपको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा के फिर इसका क्या करना है, आधा करना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। लेकिन आप इतना कर लो कि जो 80 मिलीमीटर दे रखा है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से नीचे ले जा सकता हूँ, 10⁻³ को, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। तो इधर आपका क्या बचेगा, 0.080। इतना ही कर लेना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके साबुन के बुलबुले की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इतना याद रखना है। एक तो बूंद होती है, बूंद की तो व्यास और रेडियस अलग अलग होती है, लेकिन जो साबुन का बुलबुला होता है इसकी रेडियस और डायमीटर जो होता है, व्यास और त्रिज्या, वो दोनों क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसलिए इसको आपको व्यास को ही क्या मानना है, रेडियस के इक्वल मानना है। तो 0.080 क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस या फिर डायमीटर हो जाएगा। तो 3 × 0.080 अपॉन में 8, इसको सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 0.03 न्यूटन अपॉन में मीटर आ जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन दिया हुआ कि पृष्ठ तनाव की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन में मीटर। अगले क्वेश्चन को देखिए। बारिश की जो बूंद होती है वो गोल आकार किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होती है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव का सही आयाम होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो पृष्ठ तनाव का जो सही आयाम होगा वो क्या होगा। टी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में एल होता है। टी क्या होता है, तनाव होता है। एफ क्या होता है, फोर्स होता है। एल क्या होता है, लेंथ होता है। तो इनमें से आपको बताना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई एस होता है। एस क्या होता है, विस्थापन होता है। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है। एफ की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको यहाँ पे पुट करते हो तो वर्क अपॉन में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई लेंथ। ये क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, मीटर में होते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वर्क क्या होता है, जूल में होता है, तो जूल अपॉन में मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। जब जल में अपमार्जक जैसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो इसका जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नो चेंज रहेगा, या फिर थोड़ा अप्रभावित, थोड़ा प्रभावित रहेगा। तो इनमें से बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। तो कैसा हो जाता है, घट जाता है। कभी भी अपमार्जक में यदि आप अशुद्धियाँ मिलाई देते हो जल में अपमार्जक जैसी, तो उनका जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 50 मिलीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले, बुलबुला बोला गया है तो जो व्यास होगा वही रेडियस के इक्वल होगा। तो व्यास या फिर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दोगे तो क्या लिखोगे, 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसका जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, 0.050 क्या आ जाएगा अपने पास, रेडियस आ जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो व्यास आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर 25 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है तो साबुन की फिल्म में जो पृष्ठीय तनाव होगा वो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.050 हो जाएगी। अब अपने को सिग्मा की वैल्यू बतानी है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
डेल पी मल्टीप्लाई स्मॉल डी अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका स्मॉल डी दे रखा है। तो डेल पी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 25 न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल डी की अभी अपन ने निकाली है, कितनी दे रखी है 0.050 और नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो वही आंसर आएगा 0.156 न्यूटन अपॉन में मीटर। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वैसे ही आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको 550 मिलीमीटर दे रखा है, इसमें 2.5 दे रखा है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई 0.050 अपॉन में 8 हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.0156 आ जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसी की तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू पी डी अपॉन में क्या होता है 8 होता है, डेल पी भी बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय तनाव आपको इतना दिया हुआ है तो हवा में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को उड़ने में जो किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। तो उड़ने में बुलबुले द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है 2 सिग्मा मल्टीप्लाई क्या होता है डेल ऑफ ए होता है। ये ए क्या होता है आपके पास जो एरिया होता है, सिग्मा क्या होता है पृष्ठीय तनाव होता है, आपका डब्ल्यू क्या होता है वर्क होता है। अब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दे रखी है इनको पुट करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 सिग्मा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बुलबुले की बात की जाती है तो बुलबुले का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन बुलबुले में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ओ नोट पार्ट जिसे मैंने बोला था कि फाइनल पार्ट होता है, और एक क्या होता है इनिशियल पार्ट होता है। तो इसे लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर कोष्टक ऑफ आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर कोष्टक ऑफ आर नोट स्क्वायर माइनस आर इनिशियल का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है साबुन के बुलबुले की, यानी इनिशियल रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है सॉरी यहाँ से आपको क्या दे रखी है फाइनल जो रेडियस दे रखी है आर नोट की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करोगे तो कितना आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। आर नोट की वैल्यू आपके पास दी हुई है, इनिशियल की वैल्यू आपको 0 माननी है। इसके बाद में क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो अब इसका क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर कोष्टक ऑफ आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 ऐसे कैसे, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.035 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रेडियस आपको कितनी दी हुई है, जो क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है वो 0.05 दे रखी है। तो इसको मान लेंगे 0.05 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर। इसे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसका। फिर अपने पास जो आंसर आएगा वो कितने आ जाएगा 2.23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.19 आएगा, लेकिन इसे अपन किसके इक्वल मान लेंगे 2.19 आएगा, तो इससे अपन मान लेंगे 2.2 के इक्वल। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 2.19 मेगा जूल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किससे, एम्पलीट्यूड आयाम से क्या होती है, संबंधित होती है। अक्स किरणें जो होती हैं इनकी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन क्या है, सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।